जय हिंद साथियों। तो जैसे कि बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा में अभी समय लगेगा, इसलिए साथियों हमने चैप्टर वाइज क्लास को स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग एंसेंट हिस्ट्री चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे शानदार प्रश्नों के साथ में। तो साथियों आज आपका सेट 1 चलेगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो याद रखिएगा टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो 24 से एक पहले बताना है, यानी कि 23वें तीर्थंकर का नाम बताना है, जो कि पार्श्वनाथ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पार्श्वनाथ। और देखिए पार्श्वनाथ से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह इसका प्रतिपादन किया था। और 5वां महाव्रत जो कि ब्रह्मचर्य है, आगे चलकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है कि 4 महाव्रत को किसने जोड़ा था। तो सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ये जो 4 महाव्रत है इसको पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था। और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को आगे चलकर महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने जोड़ा था। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताएंगे। तो साथियों किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। तो याद रखिए कलहन की राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये कलहन की है, और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था। तो साथियों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भद्रबाहु के द्वारा। याद रखिएगा दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है ये भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। याद रखिएगा भद्रबाहु की बात करें तो सुप्रसिद्ध जैन आचार्य थे, जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों द्वारा अंतिम श्रुत केवली माने जाते हैं। और भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों बिहार एसएससी इंटर लेवल पर जो नई भर्ती आई है, अगर आपने उसमें फॉर्म भरा है या फिर बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, तो साथियों इसके लिए भी रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि डेली दोपहर 3 बजे आपको क्लास लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और क्लास के जितने भी PDF प्लस इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। तो टेलीग्राम पर हमने एक पेड ग्रुप को क्रिएट किया है। तो उस ग्रुप में आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कैसे ग्रुप में ऐड होना है। और साथ ही दोस्तों बिहार पुलिस के लिए जो हमने एंसेंट हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किया है, इसका भी PDF आपको उसी पेड ग्रुप में मिलेगा। तो फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का चार्ज जो है अभी 35 रुपया रखे हैं, ये बढ़कर फिर आगे 50 रुपया हो जाएगा। तो फटाफट से आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। तो याद रखिएगा ये किसके पास था, तो राजा के पास था। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि गुप्त काल में न्याय व्यवस्था के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था। तो महादंड नायक, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया गया है। फिर से रिपीट कर देते हैं, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था। तो महादंड
नायक, इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। गुप्त वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त, लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो आप सभी सारे फैक्ट को ध्यान रखें। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो कृषि की शुरुआत जो है ये लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। चलिए 6ठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। और साथियों, अगर आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो बिहार पुलिस के साथ साथ आपको बिहार एसएससी 10+2 एग्ज़ाम के लिए भी जितना भी इम्पोर्टेंट नोट्स होगा प्लस PDF होगा वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर 6ठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो जीवन चक्र याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। चलिए 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर, पावापुरी में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। तो अभी हमने देखा मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो पावापुरी में, और जन्म पूछे तो वैशाली में हुआ था। कब, तो 540 ईसा पूर्व में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, और सारे PDF आपको उसी ग्रुप में दिए जाएंगे। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो करवाया था, किसने करवाया था, तो याद रखिएगा अशोक ने करवाया था। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सांची का स्तूप किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। और सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। कबीर किनके शिष्य थे। चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। कबीर किनके शिष्य थे। तो यहाँ पर 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा रामानंद। याद रखिएगा कबीर जो है रामानंद के क्या थे, तो शिष्य थे। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, तो अनंत वर्मन ने। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनंत वर्मन ने। आगे देखिए, डायनासोर विलुप्त हुए थे। चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो साथियों, डायनासोर की बात करें तो ये विलुप्त हुए थे क्रेटेशियस युग में। याद रखिएगा क्रीटेशियस युग में विलुप्त हुए थे। तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि डायनासोर का प्रभुत्व किस युग में था, तो जुरासिक युग में, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। इस युग में डायनासोर का क्या था, प्रभुत्व था। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था। चलिए, और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था किसने, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध यज्ञ भारतवर्ष का एक प्रख्यात यज्ञ है और इसका आयोजन किया था गुप्त राजवंश के शासक समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ह्वेन-सांग ने भारत भ्रमण किया था किसके समय में, तो इसी दोनों में से कोई आंसर आपको बताना है। तो ह्वेन-सांग कौन था, तो चीनी यात्री जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था।
तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू ये किस लिए प्रसिद्ध है? साथियों आपको ध्यान रखना है, माउंट आबू किस राज्य में है? राजस्थान में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन धर्म के लिए, याद रखिएगा, जैन मंदिर के लिए। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा धर्मपाल ने। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण जो किया गया किसके द्वारा? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और खजुराहो का मंदिर जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, चालुक्य वंश का प्रथम शासक की बात करें तो जयसिंह था, लेकिन इस वंश का जो संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। तो पहला शासक पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पुलकेशिन प्रथम। हमने आपको अभी क्या बताया कि चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जय सिंह, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, परंतु चालुक्य वंश का जो संस्थापक माना जाता है पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। और चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी? वातापी। कहाँ पर थी? तो वातापी थी, याद रखिएगा। और इस वंश का सबसे महान शासक पूछे तो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो प्यारे साथियों, सांची का जो स्तूप है ये बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर कीजिए। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो याद रखिएगा 78 ईसा पूर्व में हुआ था। 78 AD दिया गया है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बुद्ध के जो उपदेश है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा। तो चौथा ऑप्शन ये सत्य नहीं है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग स्मारक के लिए। देखिए नव नालंदा महाविहार की स्थापना जो है 1951 को बिहार सरकार द्वारा पाली एवं बौद्ध धर्म के अध्ययन के निर्मित स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध केंद्र के रूप में किया गया था और इसे ह्वेनसांग स्मारक भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। तो बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो 25 का आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का। देखिए बोधि वृक्ष जो है बिहार राज्य के गया जिले में
बोध गया मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और बोधि वृक्ष जो है चतुर्वंश का क्या है, पीढ़ी है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कहाँ पर, वैशाली में। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है वैशाली। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा राज्य का पुराना नाम क्या था? तो उत्कल था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है उत्कल, याद रखिएगा। उड़ीसा का सबसे प्राचीन नाम कलिंग के रूप में भी ज्ञात है, जहाँ पर 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, जो कि मौर्य शासक अशोक ने युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध। बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से और बिहार एसएससी के लिए है डेली दोपहर 3 बजे से। तो बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप जो है ये कौन सा है? तो याद रखिएगा सारनाथ। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यहीं सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। और साथियों अगर आप लोग डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पर डेली शाम 7:30 बजे आप लोग लाइव चैट के साथ क्यूज लगा सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। कोणार्क मंदिर के देवता है। अच्छा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है 1984 में विश्व धरोहर स्थल में इसे घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। और इस मंदिर को किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। तो कोणार्क मंदिर के देवता जो है भगवान सूर्य का है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? चलिए एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत जो है ये किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा कनिष्क ने प्रारंभ किया था। कब किया था? तो 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत होती है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था कौन? तो बहुत ही सिंपल है, ह्वेनसांग आया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो प्यारे साथियों सारनाथ की बात करें तो यहाँ पर किस सम्राट का स्तंभ है? तो याद रखिएगा अशोक का है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध खजुराहो की जो गुफा है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मिलिंद। मिलिंद जो है इन तीनों विकल्पों के समसामयिक नहीं है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए। तो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत ही सिंपल है, सारनाथ में जो स्तंभ है इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वप्रथम विधि ग्रंथ जो है ये मनुस्मृति है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका
सही जवाब है मनुस्मृति। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था शक संवत, जिसकी शुरुआत कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी से, और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर ही आधारित है। बट यहाँ पर गुप्त संवत की बात की जाए तो गुप्त संवत कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा ये 319 ईस्वी से आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, और इसे आरंभ करने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त। बट गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। तोलकपियम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो किसकी पांडुलिपि को? तो याद रखिएगा ऋग्वेद की पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा ऋग्वेद में टोटल कितने सूक्त है पूछा जाता है? 1028 सूक्त है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति से होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसकी राजधानी उस समय का नाम क्या था? यानी अशोक की राजधानी कहाँ पर था उस समय? तो अशोक का जो राजधानी था ये पाटलिपुत्र था। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। तो तक्षशिला जो है ये किनके बीच में स्थित था? तो याद रखिएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो प्यारे साथियों हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए आगे देखिए, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी पुस्तक कलहन की है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। सारनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ स्तूप जो है कहाँ पर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाराणसी में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर? वाराणसी में। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, कौन था? तो यहाँ पर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? एक व्याकरण शास्त्री। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है व्याकरण शास्त्री। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? विशाल स्नानागार जिसे वृहद स्नानागार भी कहा जाता है, और ये मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। तो प्यारे साथियों हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार जो है ये अधिकतर बने होते थे ताम्र, टीन तथा कांस्य से। निम्न वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो सबसे पुराना वेद और सबसे पहला वेद जो है ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट में अथर्ववेद। तो दूसरा ऑप्शन सही है
वेदांग कितने हैं? टोटल 6 वेदांग है। उपनिषद 108 है, पुराण 18 है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो अभी हमने आपको बताया टोटल 108 उपनिषद है। निम्नलिखित को मिलाइए। यहाँ पर देखिए नदियों के नाम है और यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम है और ये वर्तमान में नदी के नाम है। तो आपको मिलाना है। तो यहाँ पे इसका मिलान क्या हो जाएगा? तो वितस्तता जो था ये किस नदी का नाम था? तो झेलम नदी का नाम था वितस्तता। तो पहला ऑप्शन का आपका यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। अस्कनी की बात करें तो ये चिनाब नदी का नाम था। परुष्णी की बात करें रावी नदी का नाम था। विपाशा ये व्यास नदी का नाम था। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ए का था 3, ए का 3। देखिए 2 ऑप्शन में ए का 3 है, एक में है और तीसरा ऑप्शन में है। फिर दूसरा क्या था? अस्कनी का क्या था? तो अस्कनी चिनाब नदी यानी बी का 1। तो बी का 1 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी का 1 और ए का 3। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, बाकी सब मिला लीजिए। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो बहुत ही सिंपल है, ऋषभदेव है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो देखिए अशोक के जो शिलालेख है कौन कौन से भाषा में लिखे गए हैं? तो एक तो ग्रीक भाषा में है, खरोष्टी भाषा में भी है, अरामाइक भाषा में भी है, संस्कृत भाषा में भी है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है? 1 2 व 3। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो होगा सभी होगा, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख लिखे गए थे ग्रीक, खरोष्टी, अरामाइक, संस्कृत भाषा में थे। तो ग्रीक, खरोष्टी, अरामाइक, संस्कृत सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र लिखा गया। तो पंचतंत्र जो लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और एक पूछा जाता हर्षचरित जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। 250 प्रश्न में से आज हमने 60 प्रश्नों को कवर किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो साथियों सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर करना ना भूलें।